लॉर्ड कृष्ण नमन टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग अपने अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन स्टेज तक देख लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की। देखिए क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो तो सीधे सीधे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेना, ठीक है। लेकिन अब जो होता है, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उन्हें थर्ड स्टेज में जाना पड़ता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ सेबी या सेबी अप्रूवल। अब देखिए क्या होता है, सेबी का मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी शेयर्स से रिलेटेड या जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको कौन मॉनिटर करता है इंडिया में? सेबी, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है शेयर्स और म्यूचुअल फंड या मतलब आप बात करें जितनी भी इस तरह की कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट को पूरा रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेबी के पास सबमिट करती है, ठीक है। और कंपनी के लिए एक चीज़ का कंपल्शन है कि कुछ भी चीज़ वो सेबी से छुपाए ना। अगर छुपाया तो वो आपका जो भी क्या कहते हैं, जो आपने जो एप्लीकेशन दिया है या रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है दिया है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। किसके अंडर में? जो कि गाइडलाइंस हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक क्या मिलता है, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कंपनी अपने आप को एडवर्टाइज़ करती है या ये बोलती है कि हम किस वजह से ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारी कंपनी आगे चल के क्या करना चाहती है, ये सारी चीज़ें वो मेंशन करती है, ठीक है ना। ये क्या है, एक इनविटेशन होता है कस्टमर्स को या जो भी इन्वेस्टर हैं उनको कि आप आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जनरल पब्लिक आपके शेयर्स इशू करे, इसीलिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। देखिए क्या होता है कि जब कंपनी के पास पैसा आता है तो उसको मैनेज करने के लिए कौन होता है, बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये बैंकर उसको मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर कौन होता है, जो शेयर्स को आपके बेचता है, ठीक है ना, वो कौन होता है, ब्रोकर। ब्रोकर आजकल क्या होता है कि ब्रोकर जो होते हैं वो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, रेलीगेयर, ठीक है, या आपने सुना होगा कार्वी, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज़ बन गई हैं जो ब्रोकर का वर्क करती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सारे लोग अपने कमीशन लेते हैं, ठीक है। अब कंपनी क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर इशू तो किए, ठीक है, लेकिन अब आप श्योर नहीं है कि हम कितना, कम से कम हमारे पास शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आए तब हमारी कंपनी का मतलब भला होगा, तब हमारी कंपनी चल सकेगी, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी किसे अपॉइंट करती है, वो होते हैं अंडर राइटर्स, ठीक है ना। अंडर राइटर्स मतलब वो रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ हमारा रिस्क कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। और जो अंडर राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शेयर्स को अंडर राइट करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है। और मान लीजिए फिर वो क्या करते हैं, जो आपके जो अंडर राइटर हैं वो वहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके सारे शेयर नहीं बिक रहे तो वो कहेंगे कि 8 रुपये का बेच दो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको कोई लॉस भी नहीं होगा, ठीक है, आपके शेयर भी सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। तो अंडर राइटर क्या होते हैं, अंडर राइटर ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क कैलकुलेट करते हैं और उसके बदले अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि लेट्स से हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो मिनिमम अलॉटमेंट जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 लाख में से कम 90%, यानी कि 90,000 शेयर के लिए आपके पास 120 दिनों के अंदर, प्रोस्पेक्टस जिस दिन इशू किया है आपने उससे 120 दिनों के अंदर आपके पास उतना एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास
इतने शेयर नहीं आते, इतनी मतलब आपके पास इतनी एप्लीकेशन नहीं आती, तो आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, मतलब 130 दिनों के अंदर, 120 दिनों में आपके पास एप्लीकेशन आए, लेकिन 130 दिनों के अंदर आपको वो पैसा लौटाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन जो है वो वापस आपको करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी जो है वो वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ को बेचने से पहले, ठीक है ना, यानी कि अगर हम बात करें कि सिक्योरिटीज़ को बेचने से पहले जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक एप्लीकेशन देती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ BSE है, NSE है, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं खुद को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। अब आपने एप्लीकेशन दी रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप कोई फर्जी कंपनी बना के बैठे हो और लोगों का पैसा लेके दिवालिया घोषित कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, आपकी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, वो सारी चीज़ को वेरीफाई करेगा, ठीक है। अब देखो कि सब्सक्रिप्शन को 10 दिन, सब्सक्रिप्शन जैसे मान लीजिए हमने कोई शेयर्स इशू किए, ठीक है, और उसका सब्सक्रिप्शन बंद होने के, यानी कि एप्लीकेशन का टाइम ख़त्म होने के 10 हफ्ते के अंदर, यानी कि 120 दिन होने के 10 हफ्ते के अंदर अगर आपको जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है, तो आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो पाएगी और आपका जो एप्लीकेशन था वो वॉइड हो जाएगा और आपको सारा पैसा आपके जो इन्वेस्टर्स थे उनको वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब देखें क्या होता है कि आपने अपना नाम भी लिस्ट करा दिया, ठीक है, फिर क्या होता है, कंपनी एक क्या करती है, अलॉटमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जिसको हम बोलते हैं। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें नेम, एड्रेस, ठीक है, ये क्या होता है, सारे शेयर होल्डर्स का, यानी कि जितने शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका नेम और एड्रेस होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये आपको किसके पास सबमिट करना पड़ता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की डिटेल को, सॉरी, इसको करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। ये क्यों करना पड़ता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई कंपनी है और वो अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सबमिट नहीं करती है किसी रजिस्ट्रार के पास, तो वो ये भी तो कर सकती है, कह सकती है कि हाँ आपने तो शेयर लिए ही नहीं थे हमारे, ठीक है, या कुछ फर्जी वाला कर सकती है कि वो ज़्यादा दिखा सकती है कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, रजिस्ट्रार अपने पास एक कॉपी सबमिट कराता है किसकी, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी, और उनके नाम और एड्रेस की, कि जिससे डबल चेक किया जा सके कि हाँ आपने एक्चुअल में क्या इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया, अब हम लोग बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। अब क्या रह गया, हमारा बिज़नेस शुरू करना रह गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सब्सक्राइब हो गई, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, यानी कि हमने 1 लाख शेयर इशू किए थे, 90,000 शेयर के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए या कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एक एप्लीकेशन देती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी, भाई देखिए यहाँ क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में डॉक्यूमेंट का बहुत खेल होता है, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्या क्या आपको सबमिट करना पड़ता है, अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि जो हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन था वो हमें मिल गया है, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर हमें 8 रुपये में बेचने थे और 90,000 शेयर बेचने थे, ठीक है, तो वो हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो इसका एक डिक्लेरेशन, अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड द कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन द शेयर्स, यानी कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी सारा पैसा दे दिया है, कब कब, एप्लीकेशन मनी का। देखिए जब भी आप शेयर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, इस तरह से शेयर के पैसे लिए जाते हैं। यानी कि 10 रुपये वाला शेयर है तो ऐसा नहीं है आप 10 रुपये एक साथ ले लेंगे, 10 रुपये में क्या होगा, 2 रुपये पहले एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, ये कुछ भी कर सकती है कंपनी, डिपेंड करता है कंपनी पे, ठीक है।
तो और फिर कुछ पैसे फर्स्ट कॉल पे, कुछ पैसे सेकंड कॉल पे, इस तरह से लिए जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स ने क्या क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है उसका पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट है उसका पैसा दे दिया है। नेक्स्ट इज़ अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज़ पेंडिंग टू पे बैक द एप्लीकेंट्स, यानी कि कोई ऐसा हमारे पास पैसा बचा नहीं है कि किसी का मान लीजिए एप्लीकेशन किसी का कैंसिल हुआ है तो उसका पैसा हमने अपने पास रख नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, इसका भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन बना के देना पड़ता है। उस पर साइन किसके होते हैं, डायरेक्टर्स के होते हैं या फिर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी यानी कि सचिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है, वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को और जो डिक्लेरेशन होता है उन सबको वेरीफाई करता है। अगर वो इसकी ऑथेंटिसिटी से एकदम सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन आपके सामने दिया हुआ है आपकी पीडीएफ में, वो आप लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ओके।